जय हिंद ऑल ऑफ यू। क्लास 12 स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। उम्मीद है आप लोग 12th की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे और ऐसे ही हम लोग क्लासेस जो है थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स के कॉम्बिनेशन के साथ हमारी क्लासेस को आगे बढ़ा रहे हैं। क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे गाइस। उसी से रिलेटेड आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो मैं कंटेंट पर ही डिस्कस कर लेता हूँ। सो कंटेंट में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, पहले मैं उसको ही डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। क्या पढ़ने वाले हैं? सो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। लास्ट आपको याद हो तो मैंने वर्क डन इन टर्निंग अ डायपोल पढ़ाया था। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने वाले हैं, कितनी एनर्जी कंजर्व्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉस थ्योरम क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन हम लोग है। और प्लस इसके जो ऑब्जेक्टिव्स आपके फर्स्ट चैप्टर के वो कवर करेंगे। तो ये भी सेशन आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। स्टार्ट करते हैं गाइस पहले टॉपिक से। ये आपकी स्क्रीन पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, तो वही अरेंजमेंट मुझे यहाँ पर भी लाना पड़ेगा, यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा कि अगर कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है गाइस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या, अब तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जिसके हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे सेम, उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। इस पर बेटा कोई डायपोल रखा हुआ है, सो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि सर एक डायपोल रखा हुआ है। डायपोल जो होता है नाम से क्लियर है, डायपोल विच इज मेड बाय टू पोल्स A and B having equal and opposite charges kept at a small separation which is 2a। ठीक है गाइस। और बात करें कि इस पर जो फोर्स लगेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज F इज इक्वल टू क्यू इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड F इज इक्वल टू क्यू इन बैकवर्ड इन रिवर्स डायरेक्शन। एंड फॉर द टॉर्क वी हैव टू आइडेंटिफाई द परपेंडिकुलर डिस्टेंस गाइस। ठीक है, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, नाम हम दे देते हैं इसको डी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, डी। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा रहता है तो इस पर टाउ जो वर्क करता है वो टाउ इज इक्वल टू होता है पी साइन थीटा। पहले तो हम लोग इसको डिस्कस कर लें, फिर बात आती है पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है कि द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टर्निंग अ डायपोल फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड पोजिशन। व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोजिशन ऑफ डायपोल? तो हम किसी भी चीज को अगर रखते हैं तो उसका स्टैंडर्ड क्या फॉर्म होता है सर? उसका स्टैंडर्ड होता है उसका परपेंडिकुलर रखना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब होता है कि अगर वो उसके 90 डिग्री से हम लोग कितना टर्न कर रहे हैं उसको उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं गाइस। ठीक है, तो उस पर ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो गिवन है उसकी पहले मैं बात कर लूं। हम लोगों ने थ्योरी आप लोगों के लिए लिख रखी है। कंसीडर ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी विद कंसिस्टिंग चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। आपने देखा होगा बेटा कि जो थ्योरी है वो मैं बहुत ही सिंपल रखता हूँ। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई with dipole length 2a, if dipole moment is p then the torque acting on the dipole is tau is equal to p sin theta। तो पोटेंशियल एनर्जी पर हम लोग डिस्कस करें। if the displacement on the dipole is d theta, चूंकि आपको पता है कि एंगल के फॉर्म में होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, देन वर्क डन इन टर्निंग अ डायपोल डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाउ इनटू डी थीटा, जो पहले मैंने किया था। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, यहाँ उसने क्लियर किया है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टर्निंग अ डायपोल फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड पोजिशन विच इज 5/2 और वी कैन से दैट द 90 डिग्री टू थीटा। तो यहाँ पर हमें लिमिट दी हुई है, कहाँ से कहाँ तक टर्निंग कर रहे हैं, 90 डिग्री मीन्स 5/2 टू थीटा। तो ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा गाइस। तो इसे मुझे लिखना है तो मैं इसे मैथमेटिकल फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करेंगे। मैथमेटिकल फॉर्म में मैं इसे लिख सकता हूँ स्टैंडर्ड यूनिट इंटीग्रेशन मेथड से ही लिमिटेशन सॉल्व होती है, तो π/2 टू थीटा। ठीक है, किसका करेंगे हम लोग, जो टोटल नेट वर्क डन है उसको हम लोग इस तरीके से इंटीग्रेट कर देंगे। सो u इज इक्वल टू हो जाएगा गाइस इंटीग्रेशन ऑफ π/2 टू थीटा, dw का वैल्यू पुट कर दीजिए विच इज टाउ इंटू डी थीटा।
आगे सॉल्व करें, टाउ का वैल्यू हम लोग रख दीजिए। सो u इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 2 टू थीटा। टाउ इज इक्वल टू कितना होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर इतना टॉर्क एक्ट करता है। फिर आपको पता है कि इंटीग्रेशन किसका होगा, जिसका फंक्शन है उसी का इंटीग्रेशन होगा। फंक्शन और वेरिएबल सेम है तो इंटीग्रेशन ऑफ जो बाकी टर्म बची वो कांस्टेंट हो जाएगा सर। बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 2 टू थीटा साइन थीटा डी थीटा। ओके, अब हमें पता है कि सिंस इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रूल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो u इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, u इज इक्वल टू पी ई माइनस कॉस थीटा। लिमिट्स क्या है, पाई बाय 2 टू थीटा। क्या करेंगे, लिमिट रख दीजिए। सो ऑन अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे वो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि लिमिट अप्लाई करने का मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो चलिए सर, अपर लिमिट किसकी जगह रखेंगे, वेरिएबल की जगह। तो पहले अपर लिमिट मेरा क्या है, थीटा है, माइनस माइनस ऑफ कॉस लोअर लिमिट विच इज कॉस पाई बाय 2 गाइस। ठीक है, सॉल्व करिए तो u इज इक्वल टू हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप चलना है बेटा, माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस पाई बाय 2। सिंस वी नो दैट सो कॉस पाई बाय 2, या हम इसे क्या बोल सकते हैं, कॉस 90 डिग्री। ठीक है, ये हम जानते हैं कि cos पाई बाय 2 या cos 90 डिग्री जो होता है वो कितना होता है गाइस, 0 होता है सर। अगर वो 0 होता है तो u इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी ई माइनस कॉस थीटा, सॉरी माइनस यहाँ पर नहीं रहेगा, डायरेक्टली उठाएंगे बेटा इसको, पी ई बचा माइनस कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा 0, 0 में किसी को भी ऐड करो वही रहेगा। तो u इज इक्वल टू हो जाएगा गाइस माइनस पी ई कॉस थीटा। दैट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी बाय या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके भी आप स्पेशल केस कंसीडर कर सकते हैं, बना सकते हैं। कॉस थीटा है तो कितने केस बनाएंगे हम लोग, 3 केसेस बना सकते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को किस में बना के बताया था बेटा, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था u इज इक्वल टू क्या मुझे मिला है, u इज इक्वल टू मिला है माइनस पी ई कॉस थीटा मिला है। केस बना लेते हैं, कब क्या होगा, तो केस बना लेते हैं। केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ले लेते हैं तो कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू हो जाता है वो क्या हो जाता है, cos 0 डिग्री जो हो जाता है वो हमारे लिए क्या हो जाता है बेटा, 1 हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, देन पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू रख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी सर u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू रखेंगे तो u इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा माइनस पी ई इंटू 1। सो u इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी ई, जो कि क्या रहेगा, मिनिमम। केस सेकेंड की बात करूं मैं, अगर केस सेकेंड, इफ थीटा इज इक्वल टू कितना रख लेते हैं, चलिए 90 डिग्री। सो कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, कितना होता है बेटा, 0 होता है। तो देन पोटेंशियल एनर्जी, तो इस कंडीशन में मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो देन पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री को आप कितना वैल्यू मान के चलिए, 0 हो रहा है तो u इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा गाइस। तो जैसे मैंने आपको वर्क डन में बोला था वैसे यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं बेटा। केस थर्ड की बात करें, केस थर्ड क्या ले लें, थीटा इज इक्वल टू ले लीजिए 180 डिग्री। सो कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाता है गाइस, -1 हो जाता है। देन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल टू हो जाएगी माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री। आप करते चलिए साथ साथ तो बहुत बढ़िया आपको समझ में भी आएगा। u इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी ई
कॉस 180 डिग्री का वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि है -1, तो u इज इक्वल टू आपको मिलेगा PE जो कि होगा बेटा मैक्सिमम। तो यहाँ देखिए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनते हैं कि कब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, कब जीरो होगी, कब मैक्सिमम होगी, इस तरीके के टॉपिक्स बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है सर, कैसे क्वेश्चन बन सकता है, चूंकि मैंने वर्क डन इन टर्निंग डायपोल पर भी क्वेश्चन नहीं बनाया था, वहां छोड़ दिया था, ब्रेक किया था, तो मैंने दोनों ही एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजों को ले लिया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इफ टू चार्जेस ऑफ -3 कूलम एंड +3 कूलम। चलिए एक बात तो क्लियर हो गई कि सर -3 + 3 दिया हुआ है, मतलब डायपोल की बात हो रही है सर। तो वही आर कैप्टेड इज डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी वही मैंने ले लिया है 10 सेंटीमीटर। आप चाहें तो डिस्टेंसेस कुछ भी आ सकता है, देखिए न्यूमेरिकल है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी हुई है, 10 न्यूटन बाई कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है, विथ मैकिंग एंगल, एंगल भी दिया है हमें, एंगल गिवन है 60 डिग्री। कैलकुलेट वर्क डन इन टर्निंग अ गिवन डायपोल। तो पहले सॉल्यूशन करने का पहला तरीका, पहले तो जो गिवन है वो निकाल लीजिए, फिर डायपोल मोमेंट निकाल लीजिए। तो गिवन क्या है सर, गिवन है 3 कूलम चार्ज है। इसके अलावा क्या गिवन है सर, इसके अलावा गिवन है दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस विच इज डायपोल लेंथ 2a का वैल्यू गिवन है सर 10 सेंटीमीटर। स्टैंडर्ड में नहीं है, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कन्वर्जन कैसे होगा। वेरी गुड गाइस, 0.1। फिर क्या गिवन है सर, तो पहले तो इससे हम लोग क्या निकाल लें, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकाल लेते हैं। एक एक काम करिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जिसकी ज़रूरत मुझे पड़ने ही वाली है P की, क्योंकि मैंने जब वर्क डन का फॉर्मूला निकाला, जब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला, वहाँ पर P प्रेजेंट था। तो P इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, Q इंटू 2A। सो P इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻1 कूलम इंटू मीटर। इसके अलावा क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है, या हम लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी गिवन है। E इज इक्वल टू कितना गिवन है, 10 न्यूटन पर कूलम, ये गिवन है गाइस। एंगल गिवन है विथ मैकिंग एंगल, एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है, 60 डिग्री। तो ये तो सब गिवन टर्म हो गए। निकालना क्या है, पहला निकालना है वर्क डन इन टर्निंग अ डायपोल। पहला जो पॉइंट फाइंड करना है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वर्क डन इन टर्निंग अ डायपोल, ये फाइंड करना है। क्या होता है वर्क डन इन टर्निंग डायपोल, नेट वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं। W इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है वर्क डन इन टर्निंग अ डायपोल का, तो वो फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए, सभी वैल्यूज हमारे पास है। डायपोल मोमेंट का वैल्यू जो है वो है 3 इंटू 10⁻⁻1 इंटू क्या है 10, किसकी वैल्यू, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, 1 माइनस कॉस कितना है, कॉस है सर 60 डिग्री। कॉस निकालना पड़ेगा हमें, कॉस कितना है 60 डिग्री। तो कैसे फाइंड करेंगे सर, वैल्यूज तो मुझे भी नहीं पता है, चलिए तो फाइंड कर लेते हैं हम लोग। मैंने जैसे आपको लास्ट क्लास में बताया था कि वैल्यूज रख दीजिए 0, 30, 45, 60, ठीक है। एक लास्ट वैल्यू जो आप लोग लेते हो वो भी यही कर लेते हैं कवर, चलिए ठीक है। एक बार बता ही देता हूँ मैं आपको, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री कैसे करेंगे। इसमें क्या करना है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ऐसे ही करना है। साइन के लिए निकाल लो, तो कॉस के लिए जस्ट अपोजिट करेंगे तो कॉस मिल जाएगा बेटा हमें। पहले साइन के लिए निकाल लूँ, क्या हो जाएगा साइन के लिए, 0/4 तो 0 हो जाएगा, 1/4 √2 है, √4 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब हो जाएगा 1/√2। ये क्या हो जाएगा, √3/2, स्क्वायर रूट में 2 4 बाहर आ जाएगा बेटा, 4 से 4 1 कैंसिल किए तो 1 हो जाएगा। अपोज कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, ये वही रहेगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। तो हमें वैल्यू मिल गई कि cos 60 डिग्री कितना होता है सर, 1/2 होता है। तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं, W इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻1, बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है,
1 माइनस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू मैंने आपको बताया कितना हो गया 1/2। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 की पावर 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लीजिए, तो 2 माइनस 1 बाय कितना हो जाएगा 2, या हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ बचेगा सर। सो W इज इक्वल टू हो जाएगा 3, 10 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 कितनी वैल्यू होती है 1 होती है, इंटू क्या हो जाएगा बेटा 1/2। सो W इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, या W इज इक्वल टू आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कितने टाइम्स में जाएगा आपको पता ही है, 2 1 जा 2, बचा कितना 1, तो हम लिख सकते हैं इसको 1.5, ठीक है 1.5 हो जाएगा 1.5। और बात वर्क की हो रही है तो वर्क का जो वैल्यू आता है वो किस में आएगा जूल में, तो इतना वर्क डन नेट वर्क डन हो जाएगा 1.5 जूल हो जाएगा गाइस, ठीक है। चलिए ऐसे ही सेकेंड पार्ट जो है हमारा, सेकेंड पार्ट क्या है, बी पार्ट भी है ना, बी पार्ट क्या है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। बी पार्ट क्या है बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। इसका फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को अभी बताया था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल का, क्या होता है U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा, वैल्यूज रखिए U इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा जो है उसकी जगह हम लोग क्या रखेंगे कॉस थीटा, मतलब कितना हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, तो U इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 1 प्लस 1, जैसे किया था सॉल्व वैसे ही करना है, इंटू 1/2 हो जाएगा। U इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3 इंटू 10 की पावर 0 इंटू 1/2, 10 की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो माइनस 3/2 हो जाएगा बेटा। U इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3/2, मतलब माइनस का 1.5 किस में आएगा जूल में, ठीक है। ये सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसे लिखेंगे हम लोग, या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व, एक इमेजिनरी कर्व होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दो चार्जेस से बनती है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, ठीक है। जब इंडिकेशन हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती है, इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इनका जो ट्रेवलिंग होता है वो पॉजिटिव टू क्या होता है बेटा नेगेटिव, तो ये एक इमेजिनरी कर्व होती है। क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ओपन कर्व क्रिएट हो रहा है, कौन सा कर्व ओपन कर्व होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व, दे इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। प्रॉपर्टीज क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है, दे आर इमेजिनरी कर्व, एक इमेजिनरी होती है, ये कोई प्रोफार्मा नहीं है, मतलब कोई रियलिटी नहीं है। दे इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी डायरेक्शन शो करती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करती है। दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि बिकॉज ये पैरेलल होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। दे टर्मिनेट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल एंड रीच एट द नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुड बी पॉजिटिव टू नेगेटिव गाइज, और द एंगल बिटवीन टू फील्ड लाइन्स इज 0 डिग्री, बिकॉज मैंने अभी आपको समझाया कि ये पैरेलल होती है, जब दो लाइन्स आपस में पैरेलल है तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, तो इनके बीच में एंगल होगा 0 डिग्री। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2 नंबर के हिसाब से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। चलिए गाइस नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस रखा हुआ है, एक क्लोज्ड सरफेस, चलिए हम मान लेते हैं एक क्लोज्ड सरफेस है, इससे जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है, इन सभी का जो सम होता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विच इज इसे रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से, और रखा कहाँ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में, फाई ई से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। चलिए बात करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस in an electric field is called the electric flux. It is represented by the phi e. In mathematical form phi e is equal to हो जाएगा बेटा डबल इंटीग्रेशन साइन ऑफ E डॉट ds, मतलब E stands for intensity और ds for the area of surface, जो surface लिया है हम लोगों ने, और ये जो डबल इंटीग्रेशन साइन है, ये डबल इंटीग्रेशन साइन एरिया के लिए लगाया है, तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ डबल इंटीग्रेशन साइन ऑफ ds। एरिया में चूंकि आपको पता है 2 डायमेंशन होती है, लेंथ एंड ब्रेड्थ, इसलिए हम लोगों ने डबल इंटीग्रेशन साइन लगाया है,
ओके गाइस, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, यूनिट का होता है न्यूटन अपॉन कूलम इंटेंसिटी का, और ds जो होगा एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास यूनिट मिल गया न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा गाइस, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जितनी भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है, फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो दो टाइप का होता है, ठीक है, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो कितने टाइप का होता है, कैसे होता है, उस पर भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो दो टाइप का होता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इनसाइड द सरफेस। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के अंदर की ओर दिखे, मतलब प्रवेश करती हुई दिखे, उसके अंदर आती हुई दिखे, तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स शो करता है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर डायरेक्शन है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शो करता है गाइस, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेगा इस पर, इफ द स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 1 मीटर, अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है उसकी रेडियस कितनी है, 1 मीटर है, तो हम लोग साथ में चलते ही हैं कि गिवन क्या है उससे रिलेटेड, तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। गिवन क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन है हमें, एक सरफेस जो दिया है, रेडियस ऑफ स्फीयर r इज इक्वल टू गिवन है सर 1 मीटर, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम। ई जो दिया है वो कितना दिया है, 20 न्यूटन बाय कूलम दिया है। देन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जो अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, तो हमें पता है कि फाई इज इक्वल टू होता है ई इंटू डबल इंटीग्रेशन साइन ऑफ डी एस, मतलब एरिया ऑफ सरफेस भी हमें पता होना चाहिए। तो स्फीयर का एरिया हमें पता है, फॉर्मूला लगा दीजिए, एरिया ऑफ स्फीयर या एरिया ऑफ सरफेस डबल इंटीग्रेशन साइन ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डबल इंटीग्रेशन साइन ऑफ डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। तो पाई आर स्क्वायर, तो वैल्यू रख दीजिए, पाई का वैल्यू क्या होता है, तो पाई का वैल्यू होता है 20/7, 22/7, 3.14 जो से आप लिखते हैं, इंटू आर का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो हमें वैल्यू मिल जाएगा 22/7, ठीक है गाइस। तो सॉल्यूशन फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा, इंटेंसिटी कितनी गिवन है 20 इंटू डी एस कितना आया 22/7, निकाल सकते हो बहुत आसानी से आप लोग। डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। डिवाइड तो आपको पता ही इस पूरे का वैल्यू कितना होता है 3.14, तो 20 इंटू हो जाएगा 3.14। सॉल्व कर लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फाई ई इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको, बहुत न्यूमेरिकल टर्म, बेसिक टर्म यहाँ पर है, 0 तो रहेगा ही रहेगा। फाई ई इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 8 और 0, तो ये जो वैल्यू हो जाएगा वो आपके लिए हो जाएगा 62.8, और फ्लक्स है तो न्यूटन अपॉन कूलम इनटू क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इस तरीके से इस पर क्वेश्चन बनता है गाइस, ठीक है, 62.8, ठीक है, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन तो मैंने बता ही दिया है, काइंड्स ऑफ जो फ्लक्स है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम है गॉस थ्योरम, गॉस की जो थ्योरम है वो क्या बोलती है, गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या बोलते हैं, अभी मैंने जो डिस्कस किया उसकी बात कर रहा हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लिखा है थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/ε0 टाइम्स, कितने 1/ε0 टाइम्स। ε0 को बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, विच इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, द वैल्यू ऑफ ε0 इज 8.85 इंटू 10⁻11 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये आपको पता ही है। अब चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, तो क्या होता है, चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होता है, मतलब इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो जाता है गाइस फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। अगर मैं इसे समझूं, अगर मैं इसे समझूं कि क्या बोलना चाह रहा है, तो लिखा है कि एक क्लोज्ड सरफेस है, एक क्लोज्ड सरफेस है, इससे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती है, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है इससे, उनका सब मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है। कहाँ रखा हुआ है, तो ये रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो इन सभी का सम मतलब किसकी बात हो रही है, फाई ई की, मतलब फ्लक्स की, फाई ई
इज इक्वल टू क्या लिखा है, उस पर जितना भी चार्ज प्रेजेंट है, मान लो इस पर प्लस क्यू चार्ज आरोपित है, तो इसके प्लस क्यू चार्ज की कितने गुना होती है, 1/ε0 टाइम्स होती है। कैसे होती है सर, तो हम इसे प्रूफ करके भी देख लेते हैं, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ वही जो अरेंजमेंट मैंने अभी बताया था, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि एक स्फेयर है, चलिए एक स्फेयर कंसीडर कर लेते हैं। एक स्फेयर कंसीडर कर लिया जिसका रेडियस r रेडियस का कोई स्फेयर है। सेंटर हम लोग मान लेते हैं O है, रेडियस कितनी है, r रेडियस है, प्लस क्यू चार्ज इसे गिवन किया गया है, प्लस क्यू चार्ज दिया जा रहा है, या क्यू चार्ज भी मान सकते हैं आप लोग, स्मॉल क्यू चार्ज भी, चार्ज कोई सा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंसिडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, सेंटर O, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E, लेट कौन सी फील्ड में रखा हुआ है, E, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। लेट प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर, अगर प्लस क्यू चार्ज हम लोग दे रहे हैं, यहाँ पर लिखा है तो प्लस क्यू चार्ज ले लीजिए। गिवन टू सेंटर ऑफ स्फीयर, देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट P इस कितना हो जाएगा, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी वो हमें पता है, E इज इक्वल टू होता है 1/4πε0, जिस चार्ज के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं Q बाय डिस्टेंस जितनी है वो उसका स्क्वायर, तो Q अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, यहाँ पर प्लस Q कर दीजिएगा गाइस, क्योंकि हमने प्लस Q कंसीडर किया है। तो आगे इसे हमें लोगों को सॉल्व करना है, हमें इसको प्रूफ करके बताना है कि गॉस थ्योरम को प्रूफ करना है, हम उसे प्रूफ कर रहे हैं। तो ये मैंने अरेंजमेंट कंसीडर कर लिया, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर। हमें पता है कि बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चूंकि आपको गॉस थ्योरम के मैथमेटिकल फॉर्म में इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही दिखा होगा, उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डबल इंटीग्रेशन साइन ऑफ ds, और डबल इंटीग्रेशन साइन किसके लिए है, एरिया ऑफ स्फीयर जो हम लोगों ने कंसीडर किया है। तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है सर वो होता है डबल इंटीग्रेशन साइन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू होता है पाई r स्क्वायर। क्या होता है बेटा, पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्यूशन बनाए तो फाई E इज इक्वल टू हो जाएगा, E का वैल्यू रखा मैंने 1/4πε0 इंटू E का पूरा वैल्यू रखिए 1/4πε0 इंटू Q बाय R स्क्वायर, और ये हो जाएगा, सॉरी 4πr स्क्वायर होता है बेटा, 4πr स्क्वायर ये वैल्यू होता है। जो न्यूमेरिकल किया था उसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में जो मैंने किया था ये इसके 4 टाइम्स हो जाएगा बेटा, क्योंकि एरिया क्या होता है 4/r स्क्वायर होता है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन जो होगा इंटू 4 होगा बेटा, ठीक है। तो जो 62.8 आया है, इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें आंसर मिलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा वो भी आप लोग लिख ही लीजिए, 4 8 32 का 2 3 4 2 8 9 10 11 का 1 1 4 6 24 और 1 जो हो जाएगा 4 6 24 और 1 हो जाएगा 25, तो 251.2 न्यूटन बाय कूलॉम इंटू क्या हो जाएगा बेटा, मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू निकल के आएगा, ये वैल्यू मेरा थोड़ा सा गलत हो गया था, 4πr स्क्वायर होता है बेटा, ठीक है। चलिए, तो इसी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, 4πr स्क्वायर हो जाएगा, जो कैंसिल टर्म्स हो रही है वो कैंसिल कर दीजिए, 4π से 4π कैंसिल हो रहा है, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो फाई ई इज इक्वल टू बचेगा गाइस 1/ε0 इंटू क्या बच जाएगा Q, और यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है किसका, गॉस थ्योरम का, दैट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर गॉस थ्योरम, ठीक है। थोड़ा इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। एप्लीकेशंस कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, एप्लीकेशन कैसे निकालेंगे गॉस थ्योरम के, तो गॉस थ्योरम से क्या क्या फाइंड किया जा सकता है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कूलॉम्स लॉ निकाल सकते हैं हम लोग गॉस थ्योरम से, क्या निकाल सकते हैं, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ कैसे निकाल सकते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे क्या फाइंड करना है। हमें कूलॉम्स लॉ निकालना है, मतलब हमें गॉस थ्योरम दिया हुआ है फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q, और हमें प्रूफ करना है कूलॉम्स लॉ को प्रूफ करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने कंसीडर कर लिया एक स्फीयर, वहीं से चलते हैं, जिसकी रेडियस मैंने मान ली r है, सेंटर O है,
प्लस क्यू चार्ज इसे दिया जा रहा है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा हुआ है। ठीक है गाइस, ये मैंने आपको कंसीडर करके बता दिया। कंसीडर स्फीयर जो पहले इसके पहले थ्योरी लिखी थी वही। ठीक है, तो हमें पता है कि बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही शुरुआत करें। बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की? तो फाई ई इज इक्वल टू होता है सर ई डबल इंटीग्रेशन साइन ऑफ डी एस। ई डॉट डी एस भी लिख सकते हैं इसे हम लोग, ई डबल इंटीग्रेशन साइन ऑफ डी एस। चूंकि हम लोगों ने स्फीयर लिया है तो हमें पता है कि एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? डबल इंटीग्रेशन साइन ऑफ डी एस का वैल्यू होता है 4 पाई। जो डिस्टेंस लिए तो डिस्टेंस मैंने यहाँ पर जो रेडियस लिए है कैपिटल आर लिए तो कैपिटल आर पुट कर देंगे। तो देन फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी मैंने क्या निकाला है बेटा? फाई ई निकाला है। ठीक है, ये निकला है मेरा। और हमें किसकी यूज करना है? तो गॉस थ्योरम का यूज कर लीजिए। बाय गॉस थ्योरम क्या होती है गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम होती है फाई ई इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए दोनों ही इक्वेशन का RHS LHS जो है वो इक्वल है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को। तो कंपेयर कर लीजिए दोनों इक्वेशंस को। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, कंपेयर करेंगे तो जो RHS पार्ट है वो अपने आप इक्वल होंगे, तो वो हो जाएंगे E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। LHS इक्वल है तो RHS भी आपस में इक्वल होंगे, तो E की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, वो निकलेगी 1 बाय, थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें मिला ये जो है फॉर्मूला, ये इंटेंसिटी का है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और हम जानते हैं कि वी नो दैट, हमें तो कूलॉम्स लॉ निकालना है, तो बात किसकी करना है? फोर्स की। वी नो दैट फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में? तो हमें पता है कि इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फोर्स की बात करें किसी पर्टिकुलर चार्ज पर, वो लगता है F इज इक्वल टू क्यू ई। वैल्यू रख दीजिए इसकी, तो F इज इक्वल हो जाएगा Q इंटू ई की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। थोड़ा सा अरेंज करें तो F इज इक्वल हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया आपके लिए कूलॉम्स लॉ, न्यूटन। ठीक है गाइस, फोर्स है तो यूनिट न्यूटन दीजिएगा। तो ये इंटेंसिटी जो मैंने निकाली है, ये अगले क्वेश्चन में एज इट इज हम लोगों को यहाँ पर करना है, इसको कवर। क्वेश्चन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज बाय गॉस थ्योरम। तो जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको सॉल्यूशन करके दिया है एज इट इज करना है, बस कहाँ तक करना है? यहाँ तक। और फोर्स में बढ़ाना है तो यहाँ तक उसको कंप्लीट करना रहेगा, तो इसलिए मैंने पहले उसको ही ले लिया था, तो ये अब कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स। चैप्टर नंबर फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव्स कैसे पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग कवर कर रहे हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलॉम चार्ज, ये तो मैंने आपको करके ही बताया था। और किससे सॉल्व हुआ था तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वो हुआ था Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई से। एन ई इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी एन निकालना है तो एन इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा Q अपॉन ई। आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्जेस, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻�9 कूलम। इतना कितना प्रोटॉन पर होता है? बस वो पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एप्सिलॉन नॉट 10⁸8.85 इंटू 10⁻11 हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, वहां पर भी डिस्कस किया था। द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K फॉर मेटल इज इनफाइनाइट, ये भी डिस्कस किया था। द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज हाफ, देन व्हाट विल बी द फोर्स? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हुआ इसको मैं ले लेता हूं। क्वेश्चन में उसने बोला है कि अगर किसी भी दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए। अब हमें पता है कि F इज इक्वल टू होता है Q1 Q2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर, जो कि कूलॉम्स लॉ बोलता है। तो उसने बोला कि अगर किसी भी डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो हाफ मतलब 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा।
तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/1 अपॉन क्या हो जाएगा 4, अपॉन की वैल्यू है रेसिप्रोकल हो जाएगी तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा 4। इसलिए बोला है कि अगर रेडियस या डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना टाइम हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, 4th टाइम्स। ओके, ऐसे चार्जेस का भी पूछा जा सकता है बेटा। नेक्स्ट, द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर रूल इज, ये तो आपको पता ही है 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। द SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन बाय कूलॉम होती है। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन एक्सियल पोजीशन मैंने आपको बताया था कि डबल होती है क्योंकि उसमें 2p/r³ होता है और इसमें p/r³ होता है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कूलॉम इनटू मीटर, और उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है ATL। व्हेन द वर्क डन ऑन डायपोल इज मैक्सिमम, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्क डन पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो कब होता है जब थीटा कितना डिग्री हो 180 डिग्री। हम लोगों ने स्पेशल केस पढ़े हैं बेटा इसके, है ना। लास्ट है द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा होता है। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल U इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा होता है। और द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम फाई E इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू होता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो मैंने आप लोगों को चैप्टर में पढ़ाया है उसी के मेन पॉइंट्स, की पॉइंट्स जिसे हम लोग बोल सकते हैं चैप्टर के, वो हम लोगों ने लिए हैं बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। चैप्टर फर्स्ट यहाँ आपका कंप्लीट हो जाता है विथ न्यूमेरिकल्स, थ्योरी एंड ऑब्जेक्टिव्स। थैंक यू गाइस।